आज की सेशन में हम बात करेंगे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की, जिसको हम एबीए थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, टास्क एनालिसिस, चेनिंग, इमिटेशन, मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग, शेपिंग, फेडिंग, रिइंफोर्समेंट और जनरलाइजेशन। ये सभी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो एबीए का ही पार्ट है। इसको जो है अलग से टीचिंग स्ट्रेटेजीज करके भी क्वेश्चन आ जाता है और एबीए का भी आ जाता है। जब एबीए के बारे में बात की जाएगी तब भी आपको यही टीचिंग स्ट्रेटेजीज लिखनी है, क्योंकि ये जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं सारी एबीए का ही पार्ट है। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाया किए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आज के सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अप्लाइड का क्या मीनिंग है और बिहेवियर का एनालिसिस का क्या मीनिंग है। सबसे पहला आता है आपका अप्लाइड। अप्लाइड जो है एबीए के अंदर फोकस करता है सोशल से आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द बिहेवियर स्टडीज, यानी जो आपका सोशली बिहेवियर होता है उसकी स्टडी पर फोकस करता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जो बात की गई है ईटिंग बिहेवियर की गई है, तो ईटिंग बिहेवियर जो है किस तरीके का प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, कितना खाया जा रहा है, कितना जो है नहीं खाया जा रहा है किसी एक पर्सन के द्वारा, तो वो पूरी चीज़ें जो जांच करना है अप्लाइड के अंदर आता है, उसके बारे में रिसर्च करना जो अप्लाइड के अंदर आता है। उसके बाद आता है बिहेवियर। बिहेवियर जो बात करता है ऐसे बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे बिहेवियर की बात करता है जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन जो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनालिटिक। एनालिटिक बिहेवियर के अंदर किसी भी टारगेट बिहेवियर हम लोग उस टारगेट बिहेवियर रखते हैं जो हमारे अनयूजुअल होते हैं या जिनको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। ऐसे टारगेट बिहेवियर के बारे में पूरी तरीके से एनालिसिस करना, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस रीज़न से हुआ, तो ये सब जो चीज़ें एनालिसिस किया जाता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ किया जाता है एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है साइंटिफिक टेक्निक है और ये साइंटिफिक टेक्निक जो है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है उस पे बेस्ड है। और आपको याद होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है स्किनर द्वारा दी गई थी, और ये जो थ्योरी थी इसके यानी आपका एबीए की जो शुरुआत भी हुई थी ऑपरेट कंडीशनिंग से हुई थी, तो उसके जन्मदाता जो बोला जाएगा स्किनर को ही बोला जाएगा। उसके बाद रिसर्च हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे रिसर्चर आए जिन्होंने इन पे काम किया और समय समय पे उसमें कुछ चेंज लेकर आए, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी स्किनर द्वारा ही ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा हुई थी। उसके बाद जो एनालिसिस जो है एबीए के दो तरीके से ये काम करता है। सबसे पहला आपका होता है रेडिकल बिहेवियरिज्म, जिसको कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ द साइंस। दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटल, जिसको एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, जिसको हम बेसिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंदर हैं, जिसके ऊपर काम होता है। यानी ये कोई फिलॉसफी और साइंस के अंदर कुछ भी हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी बिहेवियर पे बात कर रहे हैं, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, देन उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी हम उस बच्चे पे टेक्निक्स को अपना के देते हैं, बच्चों पे रिसर्च करते हैं कि उसका रिजल्ट जो है आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो देन हम कुछ चेंज करते हैं टेक्निक। ऐसा नहीं है किसी उसी चीज़ को फॉलो अप किया जाता है। The name of applied behavior analysis has replaced a behavior modification. इसको जो है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस को बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी जो है रिप्लेस कर दिया गया है। इसको हम अप्लाइड बिहेवियर को हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस टीचिंग अप्रोच है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच है, और जो पर्टिकुलर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन वर्ड यूज़ करते हैं हम वो टारगेट जो बिहेवियर्स होते हैं, यानी ये साइकोलॉजिकल जैसे स्प्लिट करना या अदर अनयूजुअल बिहेवियर होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। जो एबीए वर्ड होता है पर्टिकुलर हम टीचिंग के अंदर यूज़ करते हैं। टीचिंग के लिए जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है
उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके अंदर हम इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे बच्चा जो है अपनी चीज़ों को लर्न कर सके, सीख सके, बिहेवियर को मॉडिफिकेशन हम लोग कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट इसके अंदर क्रिएट किया जाता है। साथ ही साथ जो ABA है, ABA चेंजेस बिहेवियर बाय फर्स्ट असेसिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अ टारगेट बिहेवियर एंड द एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो है ABA के अंदर जो है चेंज करने के लिए हमें फर्स्ट सबसे पहले असेसमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम असेसमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या चीज़ें उसके अंदर चेंज है, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स है जिसको हमें मॉडिफाई करना है। तो ये ABA है। बेसिकली अगर बात की जाए तो ABA एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे हम टीचिंग के अंदर यूज़ करते हैं, और ये जो है अगर टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं और यूज़ करके बच्चे का अगर रिजल्ट नहीं आता तो समय समय पे उसे मॉडिफाई भी हम लोग करते हैं। सबसे पहली टीचिंग स्ट्रेटेजीज आती है टास्क एनालिसिस। जब हम कोई गोल टारगेट बनाते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तब वो टारगेट जो है काफ़ी लंबे होते हैं कई बार, तो हम उसे छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। जो हम छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं किसी भी एक्टिविटी को सिखाने के लिए बच्चे के लिए या किसी भी गोल को, तो वो जो छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करना ही टास्क एनालिसिस कहलाता है। ये हम इसलिए करते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं, गोल होते हैं, जिसे अचीव करना जो है बच्चे के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए छोटे छोटे उसमें डिवाइड करते हैं। बच्चा इसलिए इजीली किसी भी टास्क को सीख जाता है। साथ ही साथ टीचर को सिखाने में भी उसे आसानी होती है, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जो है दूर हो जाता है। दूसरा, जब टास्क एनालिसिस की बात आती है तो उसके मेथड की बात आती है कि टास्क एनालिसिस लिखा कैसे जाए, और ये मेथड जो है क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो 4 तरीके हैं मेथड टास्क एनालिसिस के: बैकवर्ड चेनिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग और वॉच अ मास्टर। बैकवर्ड चेनिंग क्या है? जब हम कोई टास्क कर रहे हैं, जब हमने कोई बच्चे के लिए गोल जो है सेलेक्ट किया है, वो गोल जब हम कर रहे हैं, कर लिया है, उसे उल्टा वो हम जब करते हैं तो वो स्टेप हम लिखना शुरू कर देते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने बच्चे को शर्ट वेयर करनी सिखानी है। जब मैं वेयर करनी सिखाऊंगी तो हम जो है उल्टे से हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से बच्चे को वेयर की जाती है। बैकवर्ड चेनिंग से हम काम करते हैं। जैसे जैसे हम वो स्टेप करते जाते हैं वैसे वैसे हम वो लिखते रहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी शर्ट की बात करी थी, हम लोग शर्ट की बात करते हैं। शर्ट को हम लोग ने वेयर करवाना है। वेयर करवाना है तो जैसे हमारा पहला लास्ट स्टेप होता है वेयर करने का, लास्ट स्टेप सबसे क्या होता है कि कॉलर्स को जब हम दोनों हैंड में डाल लेते हैं तो ऊपर से खींचते हैं। तो हम लोग जब ये करते हैं, ऊपर से हम लोग काम करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे स्टेप होगा वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, आपका ने ये हैंड वॉश एक्टिविटी करवानी है, तो हैंड वॉश एक्टिविटी करवाते हैं। जब आपको ब्रेन में याद आ रहा है पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, तो जैसे जैसे स्टेप आपको याद आते जा रहे हैं तो वो आप लिखते जाएंगे, तो उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट मेथड है सेल्फ मॉनिटरिंग। अपने आप को मॉनिटर करना, यानी अब मैं हैंड धोने का अगर करवा रही हूँ बच्चे को, गोल उसको सिखाना है, तो सेल्फ मॉनिटर यानी मैं खुद वो टास्क करके देखूंगी, देन जैसे जैसे स्टेप कर रही हूँ वो वैसे वैसे हम लिखती चली जाऊंगी। ये होता है सेल्फ मॉनिटरिंग। और फोर्थ आपका होता है वॉच एंड मास्टर, यानी एक मॉडल जो है आप उसको कहेंगे वो टास्क करने के लिए, जैसे जैसे वो स्टेप करता जाएगा और आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ये 4 मेथड है जिसके अंदर ये सेल्फ मॉनिटरिंग और वॉच ए मास्टर सबसे बेस्ट टास्क एनालिसिस लिखने के मेथड माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है चेनिंग। चेनिंग है जब आपने टास्क एनालिसिस लिख लिया है, टास्क एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में बच्चे को सिखाना जो है आपका चेनिंग कहलाता है। एक सीक्वेंस में फॉलो अप करना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं बच्चे को सिखाने की, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, टर्न ऑन करना, देन फर्स्ट डिजिट लिखना, सेकंड डिजिट लिखना, फिर प्लस का नंबर ऐड कर प्रेस करना, देन फिर एक डिजिट लिखना, फिर दूसरी डिजिट लिखना, फिर इक्वल का साइन दबाना, देन इक्वल का साइन दबा के जो आंसर आया उसे लिखना। फिर आपका ये जो है पूरा जो सीक्वेंस है वो बच्चे को सिखाना
चेनिंग कहलाता है। अब चेनिंग भी दो तरीके की होती है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे फॉरवर्ड और चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होती है, जब आप बच्चे को फर्स्ट स्टेप से लेकर सेकंड लास्ट स्टेप पे जाते हैं, यानी पहले फर्स्ट स्टेप सिखाएंगे, सेकंड स्टेप सिखाएंगे, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से आप लास्ट तक बच्चे को लेकर जाएंगे। बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है, बच्चे को मैं सबसे पहले लास्ट का स्टेप सिखाऊंगी, बाकी स्टेप या तो आप खुद करके देंगे या आप जो है बच्चों के द्वारा फिजिकल प्रॉम्प्ट सिखाएंगे। लेकिन हमारा जो बैकवर्ड चेनिंग जब हम बच्चे को सिखाते हैं, उससे हम सिखाते हैं तो हमारा फोकस लास्ट वाले पॉइंट पे रहता है। यानी अगर कोई टास्क एनालिसिस के आपके 9 स्टेप हैं तो फर्स्ट जो है 9वें स्टेप पे मैं फोकस करूंगी कि ताकि बच्चा वो जल्दी सीखे, उस पे सीखे। देन 9वां सीख के मैं 8 पे आऊंगी, जब बच्चा 8 सीख जाएगा तब मैं 7 पे आऊंगी। तो यानी बैक से मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, पर वो भी एक तरीके का सीक्वेंस है 9 to 1, मैं अप डाउन करके नहीं सिखाऊंगी, इसी को ही चेनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज आती है इमिटेशन और मॉडलिंग। व्हाट इज इमिटेशन और व्हाट इज मॉडलिंग। जब आपने डिसाइड कर लिया बच्चे को कि हमने बैकवर्ड से सिखाना है चेनिंग से या फॉरवर्ड चेनिंग से, उसके बाद बच्चे को सिखाने की हम लोग बात करते हैं। सिखाने के लिए हम इमिटेशन टीचिंग टेक्निक या मॉडलिंग टीचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। इमिटेशन जो होता है पर्टिकुलर कोई एक गोल है या एक्टिविटी है या पर्टिकुलर एक स्टेप है, उसको एक मॉडल जो है वो करेगा और जो लर्नर है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। यानी जो आपका टीचर है पर्टिकुलर टास्क एनालिसिस का एक स्टेप करेगा, फिर बच्चा फॉलो अप करेगा, फिर एक नेक्स्ट स्टेप फिर टीचर करेगा, देन बच्चा उसको फॉलो अप करेगा। इसी तरीके से सारे जो स्टेप हैं उसे कंप्लीट करना। तो ये कंप्लीट करना इज नॉट नेसेसरी, बट जो टीचर कर रही है देन उसके बाद बच्चा स्टेप फॉलो कर रहा है, उसको कहते हैं इमिटेशन। नेक्स्ट आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर क्या है, एक टीचर के द्वारा पूरी की पूरी होल एक्टिविटी बच्चे के सामने की जाती है, देन बच्चे को उसे देखकर करने के लिए बोला जाता है। ये क्लासरूम के अंदर जो है अरेंज की जाती है टीचिंग मॉडलिंग, और ये बहुत सक्सेसफुल जो होती है। लेकिन इमिटेशन उससे ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि हमारे जो ASD के बच्चे हैं या मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, बहुत सारे एक साथ स्टेप्स जो हैं याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मॉडलिंग जो है कम काम आती है टीचिंग स्ट्रेटेजी में। लेकिन मॉडलिंग यूज़ वहाँ आती है जहाँ बच्चे को पहले स्टेप बाय स्टेप हमने सिखा दिया है, लेकिन जब हम पूरी एक्टिविटी को जब हम कंबाइन करके सिखाते हैं तब मॉडलिंग जो है ऐसी जगह पे काम आती है स्पेशल नीड चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट आता है प्रम्पटिंग। प्रम्पटिंग ABA का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, साथ ही साथ हमारे चिल्ड्रन में स्पेशल नीड के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं नॉर्मल हम लोग देखकर सीख जाते हैं बहुत सारी नई एक्टिविटीज़, लेकिन चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स है देखकर लर्निंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं, जो हेल्प होता है वही आपका प्रम्पटिंग कहलाता है। ये हम जो हेल्प करते हैं वो आपका फिजिकल, वर्बल, गेस्चर, विजुअल के द्वारा कर सकते हैं। ये आपके प्रॉम्प्ट के टाइप है। इसके अलावा जो है फिजिकल प्रॉम्प्ट क्या होता है, जब बच्चा कोई भी काम कर रहा है और नई एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस हो रहा है, उससे हो नहीं पा रही, तो हम अपना फिजिकल सपोर्ट देते हैं। लाइक एग्जांपल, बच्चा एप्पल जो है नहीं लिख पा रहा है, तो उस टाइम पे मैं उसका हाथ पकड़ के एप्पल लिखवाऊंगी, सपोर्ट करूंगी, तो वो आपका फिजिकल प्रॉम्प्ट कहलाता है। इसी तरीके से आपका वर्बल प्रॉम्प्ट, जब मैं बच्चे को वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ किसी, लाइक अभी बच्चा एप्पल नहीं लिख पा रहा है, तो मैं उसको बताऊंगी कि रेड पॉइंट पे, रेड लाइन के अंदर जो है पॉइंट दे रखा है, वहाँ आप जो है पेंसिल रखो, फिर ऊपर लेकर जाओ, रेड तक लेकर जाओ, फिर ग्रीन नीचे तक लेकर, जो मैं वर्बली कमांड दे रही हूँ उस चीज़ को करने में, वो आपका वर्बल प्रॉम्प्ट कहलाएगा। क्लू क्या होता है, इशारे करना। मैं वर्बल प्रॉम्प्ट के बाद क्लू पे, लाइक एग्जाम पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ बच्चे को कि आपने यहाँ पर लिखना है, वो आपका क्या कहलाता है, गेस्चर कहलाता है। मैं पॉइंट आउट करके उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इस तरीके से और भी गेस्चर हो सकते हैं। नेक्स्ट आप तक का आता है विजुअल क्लू। विजुअल क्लू के अंदर क्या होता है, मैं बच्चे को विजुअल क्लूज देती हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर बच्चे को A फॉर एप्पल लिखना था,
ए फॉर एप्पल लिखने के लिए अब मैं विजुअल क्लू दे सकती हूँ उसे, सेम एप्पल लिखा हुआ कि किस तरीके से लिखना है, तो बच्चा उसे देखकर फॉलो अप कर सकता है, तो उसको कहते हैं विजुअल क्लू। नेक्स्ट आता है रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट होता है कभी भी यूजुअल बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो उसको रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ये है कि जब आपने डिज़ायरेबल बिहेवियर बढ़ाना है किसी बच्चे का, तो उस टाइम पे आप अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, उस काम करने के लिए आप वो चाहते हो और अच्छा बेटर करे या उस जल्दी से काम को ख़त्म करें, तो उस दौरान बीच में बच्चे को या ख़त्म करके बच्चे को और इन्फोर्समेंट देना, कोई भी टॉफ़ी देना या चॉकलेट, आपने बहुत अच्छा काम किया लो, तो उसको कहा जाएगा, यूजुअल बिहेवियर बढ़ाने की बात की जा रही है तो उसको कहा जाएगा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। या कहा जाता है ये मैं आपको टॉफ़ी दे रही हूँ तो आप ये काम फटाफट जल्दी से ख़त्म कर दो, तो उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। दैन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में सेम वही चीज़ है कि यूजुअल बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ डिक्रीज करना, कम करना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है और उस दौरान पे वो किसी जो है अपने टॉय से खेल रहा है, तो उस दौरान उससे वो टॉय ले लेना और उसे उसका काम कंप्लीट करने के लिए कहना, वो आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में कहलाता है। बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, यूजुअल बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ उसका जो टॉय है डिक्रीज कर दिया है। शेपिंग जो है, शेपिंग नाम से ही पता लग रहा है किसी भी चीज़ को शेप करना, यानी यहाँ पर जब टीचिंग स्ट्रेटेजीज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चे को शेप करने की बात होती है। जब आपने कोई चीज़ लर्न बच्चे को करा दी, सिखा दी, बच्चे ने सीख ली, लेकिन उस दौरान जो है कुछ बच्चा मिस्टेक्स करता है या छोटी मोटी जो माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं तो वो करता है, तब उसके अंदर परफेक्शन लेकर आना, उसे ठीक करना जो है शेपिंग कहलाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक बच्चा है जिसने सिंगिंग आपने सिखाई है, उसको गाना सिखाया है, लेकिन एक दिन वो आराम से बैठता है और वो खाली बैठता है और वो गाना गा रहा होता है, उस दौरान आप देखते हैं गाना गाते वक्त जो उसका साउंड है अपनी ऊपर नीचे हो रहा है, एक आधा जो वर्ड्स है वो मिस कर रहा है, तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं वो बच्चे को जो है अब आप सही करवाएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, परफेक्शन लेकर आएंगे, तो उसको कहते हैं शेपिंग। ये शेपिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को वो सिखाने के लिए। जब सब परफेक्शन नहीं आएगी तो उस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है टीचिंग का कि कभी भी आप लर्निंग कर रहे हो तो उसके अंदर परफेक्शन या सही तरीके से सिखाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। हम पहली बार में ही परफेक्शन नहीं लेकर आते, ये आपको भी पता है। जब भी हम बार बार चीज़ें करते हैं और गलतियाँ करते हैं, गलतियों से हम लोग सीखते हैं, तो उसी को परफेक्शन कहते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि अपनी गलती से सीखे, तो इसलिए शेप जो है टीचर को, थेरेपिस्टिक्स को या पेरेंट्स को ही लेकर इसके अंदर आना पड़ता है स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट आता है फेडिंग स्ट्रेटेजीज। फेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है, नाम से पता लग रहा है फेड होना, फेड करना, किसी चीज़ को हटाना। तो यहाँ जो फेडिंग बात हो रही है प्रम्प्ट की हो रही है। जब हम कोई नई एक्टिविटी से किसी बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन इंट्रोड्यूस करने के बाद हम बच्चे को नहीं आती तो हम प्रम्प्ट देते हैं, फिजिकल प्रम्प्ट देते हैं। तो उस दौरान जब आपने कंटिन्यू में आपने उसको करवाया और लगा आपको कि फिजिकल प्रम्प्ट की बात हो, बच्चे को फिजिकल प्रम्प्ट जो है दिया जा रहा है, ज़रूरत था, लेकिन अब जो है उसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो धीरे धीरे फिजिकल प्रम्प्ट को रिमूव किया जाता है। कि जब बच्चे को आप हाथ पकड़ के करवा रहे हैं तो धीरे, थोड़ा सा धीरे से आप उसको छोड़िए, इंडिपेंडेंटली करने दीजिए, देन होल्ड करिए। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो फिजिकल जो आप दे रहे हैं प्रम्प्ट, उसे हटा के उसे धीरे धीरे वर्बल पे लेकर आना, देन वर्बल से क्लू पे लेकर आना, क्लू से धीरे धीरे उसे पूरी तरीके से फेड कर देना, बच्चे को इंडिपेंडेंटली पूरे तरीके से बनाना, वो आपका फेडिंग स्ट्रेटेजीज कहलाता है। जब भी आप ये स्ट्रेटेजीज लिखें तो एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी बनेगी, साथ ही साथ बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे।
नेक्स्ट आती है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन होता है जब आपने कोई चीज़ बच्चे को क्लासरूम में बैठ के सिखा दी है, देन उसे किसी और सिचुएशन में, किसी और सेटिंग के अंदर उसे यूज़ करना, अप्लाई करना। क्योंकि ये चीज़ जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल बच्चे को आप क्लासरूम में बैठ के एक चीज़ सिखाओगे तो वो बाहर जाके उसे समझ लेगा, उसे अप्लाई कर लेगा। लेकिन जो है और जनरलाइजेशन के जो है ऑटिज्म बच्चे या एमआर या अदर डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चों में जनरलाइजेशन की कमी देखने को मिलती है कि आपने क्लासरूम सेटिंग में तो वो चीज़ सिखा दी, लेकिन अगर बच्चा वहाँ बाहर जाके अप्लाई करता है उसको, तो उसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं या कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है बच्चे को हमें जनरलाइज कराना पड़ता है, यानी जो चीज़ हमें एक सेटिंग में सिखाई है उसे अदर जगह अप्लाई करना भी बच्चे को सिखाना पड़ता है। टाइप ऑफ जनरलाइजेशन जो होता है, जनरलाइजेशन जो है क्या होता है, फर्स्ट आपका रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, देन सेकंड आपका स्टिमुलेशन जनरलाइजेशन। रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, अगर बच्चे को आपने किसी चीज़ का रिस्पॉन्स करना सिखाया है, लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने बच्चे को एप्पल लिखना सिखाया है, तो बच्चा बाहर जाके कॉपी की जगह कहीं पे नोट पैड में घर में जाके जब उसे ज़रूरत लगेगी तो वो ए लिख सकेगा। लाइक एग्जांपल, अगर बच्चे को एड्रेस लिखने के लिए बोला जा रहा है तो वहाँ पे एड्रेस में वो ए वर्ड जो है बना पाएगा। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। स्टिमुलेशन जनरलाइजेशन के बच्चे को आपने क्लासरूम में बैठ के 4 की आइडेंटिफिकेशन कराई है, पहचान कराई है, तो बच्चा कहीं बाहर जाता है, वहाँ पे एड्रेस में या किसी शॉप के ऊपर फ़ॉन्ट लिखा हुआ है तो वो उस फ़ॉन्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा, जनरलाइज कर लेगा। तो इस तरीके से वो स्टिमुलेशन जनरलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर आपके सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज ख़त्म है। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी को जो है क्लियर हो गई होंगी। लेकिन हाँ, अगर पेपर में आ जाती हैं तो आप जनरलाइजेशन क्या है, उसके टाइप, उसकी ये जो है एग्जाम्पल जो है आप देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपका जो है जनरलाइजेशन या कोई भी टीचिंग स्ट्रेटजी सिंगल आ जाती है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आप जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिखेंगे है क्या, देन उसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स के बारे में आप डिटेल में लिखेंगे विद एक एग्जाम्पल, देन उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जनरलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर बच्चा जो है बाहर जाके सीखेगा आप जनरलाइजेशन उसे सिखाओगे तो वो अदर सेटिंग में भी उसे सीख पाएगा। तो ये सब जो है आपका इस तरीके की जो है इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। जब बच्चा अपने आप से जनरलाइज कर पाएगा उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और नेक्स्ट टास्क में भी उसे करने में इसी तरीके से हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके के जो है आपको इम्पोर्टेंस आप लिख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए, नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।